सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में टॉप पर कौन रहा। तो इसका उत्तर होगा डेनमार्क। तो ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, हिंदी में बोलोगे तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। कौन जारी किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया और इसमें यह बताया गया कि दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है। तो इसमें टॉप पर डेनमार्क है, मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार, सबसे कम करप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरे स्थान पे फिनलैंड है और तीसरे पे न्यूजीलैंड है। वहीं अगर बात करें इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पे कौन है, या यूं कह दूं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां पर है, तो 180वें नंबर पे है सोमालिया देश। मतलब 180 देशों की ये लिस्ट है, इससे आपको पता चलेगा। और इस लिस्ट में 180 देशों की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे है? भारत 93 नंबर पर है। अच्छा, यहाँ पे हम भारत के पड़ोसी देशों की भी बात करेंगे तो इससे पता लगेगा कि क्या रैंकिंग है उनकी। जैसे कि भूटान 26 नंबर पर है, यानी कि कम भ्रष्टाचार है। चाइना 76 नंबर पे बता दिया, बताओ। मालदीव 93, नेपाल 108, श्रीलंका 115 और पाकिस्तान 133 नंबर पर है। खैर, हमारे आसपास के देश तो मैंने आपको ऐसे ही बताया, लेकिन एग्जाम के हिसाब से क्या ध्यान रखना है आपको? टॉप पर कौन है, भारत कौन से नंबर पर है, इंडेक्स का नाम क्या है और इसको जारी किसने किया है। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। और अभी तो ये हमारा नया साल स्टार्ट हुआ है, तो एक काम करता हूँ, पिछले एक साल में जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 126 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड रहा था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 आया था, उसमें भारत 126 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था। एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, उसमें भारत 127 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था, उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। अभी ये इंडेक्स फिर से जारी हुआ था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है भारत की रैंकिंग में, टॉप पर भी अमेरिका ही बना हुआ है। उसके अलावा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, 67 नंबर पे भारत था, टॉप पे स्वीडन रहा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें भारत 40वें स्थान पे है, टॉप पे डेनमार्क था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे, भारत 161 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत 131 नंबर पे है, टॉप पे सिंगापुर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में बात करेंगे, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत है। वर्ल्ड बैंक ने जो रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 38 नंबर पे था। उसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पे, टॉप पे स्विट्जरलैंड, इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया था। वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे, भारत 111वें स्थान पे था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करेंगे, भारत 56 पे है, तो टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करेंगे, भारत 45वें स्थान पे था, तो टॉप पे नीदरलैंड रहा। ग्लोबल वर्क रिमोट इंडेक्स में भारत 64 नंबर पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। और IQ एयर ने जो सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग जारी की थी, उसमें टॉप पे बीजिंग था। उसके अलावा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बताया गया था केरल को। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में टॉप पर हैदराबाद को बताया गया। और इसी ने 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में टॉप शहर बताया था दिल्ली को, और टॉप राज्य बताया था यूपी को, और सबसे सुरक्षित शहर बताया था कोलकाता को। उसके अलावा अभी वर्ल्ड बैंक ने जो माइग्रेंट्स एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की थी, उसके अनुसार दुनिया में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस, जो आप दूसरे देशों से कमा के यहाँ ला रहे हो, उसमें भारत टॉप पर है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी आया था, भारत 80वें स्थान पे था, वो भी याद रखना। और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी याद रखना, भारत 7वें स्थान पे था। इसमें पहले, दूसरे, तीसरे पे तो कोई नहीं है, चौथे स्थान पे डेनमार्क रहा था। और अभी हमने पढ़ा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भी डेनमार्क टॉप पर है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देख, फिर बताओ, अभी हाल ही में ट्राई मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी को। तो अनिल कुमार लाहौटी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा पहले, ये हमारे रेल मंत्री रह चुके हैं और अब ये ट्राई के चेयरमैन बन गए हैं। नाम क्या है? अनिल कुमार लाहौटी, ये ध्यान में रखना है आपको। और ट्राई के जो चेयरमैन होते हैं ना, उनका कार्यकाल 3 साल या 75 वर्ष उम्र जो भी पहले हो उतना रहता है। आपको याद है नीना सिंह का नाम? ये CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो अनीश शाह ये फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान में रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इस प्रश्न पे ध्यान देना, अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले मैंने आपको ये रैंकिंग बताई थी कि कौन सी झांकी अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर पहले नंबर पे रही।
तो वो उत्तर प्रदेश मैंने आपको आंसर बताया था, तो उसे आप करेक्शन करेंगे। एक्चुअली में वो जिस साइट से मैंने आंसर लिए थे वहां पे वो गलत बताया गया, वहां पे वो जानकारी गलत दी गई थी। एक्चुअली ये रिजल्ट ही कल डिक्लेयर हुए हैं और उस साइट में पहले ही बता दिया गया। ठीक है, बहुत सी साइट हो जाती है, कई बार गलत जानकारियां दे देती हैं, लेकिन मैं आपको करेक्शन करवा देता हूं, तब आप वो करेक्शन कर लिया करो। अब ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन जानकारी आपको दूंगा। पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं। अभी हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। आपको पता है इस बार हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस मौके पर कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ बोलते थे, नया नाम कर्तव्य पथ है, इस पर कई राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां भी निकाली गई। तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। उनकी झांकी किस थीम पर थी? तो भारत लोकतंत्र की जननी के थीम पर उनकी झांकी थी और इसमें दूसरे स्थान पे गृह मंत्रालय की झांकी रही। ये जो मैं रैंकिंग आपको बता रहा हूं, ये मंत्रालयों की, मिनिस्ट्रीज की जो झांकियां थी उनमें आपको बता रहा हूं कि किस मंत्रालय की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया। अब इसके अलावा दो और कैटेगरी होती है। एक होती है पीपल्स चॉइस कैटेगरी, जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं, लोगों से, जनता से वोटिंग करवाई जाती है कि बताओ कौन सी झांकी अच्छी थी, कि इस राज्य की थी अच्छी कि उस राज्य की थी। और एक जजेस चॉइस कैटेगरी होती है, जिसमें उन्हीं के जजेस होते हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो दोनों कैटेगरी में आपको बता रहा हूं। देखो, पीपल्स चॉइस कैटेगरी में गुजरात की झांकी टॉप पे रही है, वहीं जजेस चॉइस कैटेगरी में उड़ीसा की झांकी टॉप पे रही है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी झांकी टॉप पे रही, तो अगर आप कहोगे कि उड़ीसा की झांकी टॉप पे रही या आप कहोगे गुजरात की झांकी टॉप पे रही, तो आपको कैटेगरी बतानी पड़ेगी। देखो भाई, पीपल्स चॉइस इस कैटेगरी में गुजरात की है, तो जजेस चॉइस कैटेगरी में उड़ीसा की है। और मंत्रालयों की उसमें मैंने आपको बता ही दिया कि संस्कृति मंत्रालय की झांकी टॉप पर रही है। इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी पता है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि इस बार हमारे चीफ गेस्ट कौन रहे थे? फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो रहे थे। तो ये अब ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी फरवरी 2024 में इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसैट 3DS उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा GSLV F-14। GSLV मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इनसैट 3DS की। ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, मतलब मौसम विभाग से जुड़ी एक सैटेलाइट है जो कि मौसम से संबंधित जानकारी देगा। या आप यूं भी कह सकते हो कि इसी तरह का हमने 2013 में इनसैट 3D और फिर 2016 में इनसैट 3DR सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये उनकी काम करने की जो कैपेबिलिटी है, काम करने की जो क्षमता है, ये उसे बढ़ाएगा। जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उस सर्विस को बढ़ा देगा। क्या नाम है सैटेलाइट का? नाम याद रखना है, इनसैट 3DS। और किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेंगे ये भी याद रखना, GSLV F-14 से। कहां से लॉन्च करेंगे? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इनसैट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और जानकारी दे दूं कि इस तरह की जो पहली सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी वो थी इनसैट 1B। कब लॉन्च की थी? वो हमने 1983 में लॉन्च की थी। अच्छा, इसरो की बात करते हैं पहले। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? बंगलुरु में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ है, 10वें नंबर के। और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, निवालू कुदीचा सिम्हांगल, मलयालम भाषा में लिखी उन्होंने। इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, इस बार मैं आपको अभी रिवाइज ये कराऊंगा कि अभी हमने कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की थी और किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च की थी। तो पहले तो हमने उपग्रह लॉन्च किया था NVS-01। ये नेविगेशन की सेकेंड जनरेशन का सैटेलाइट है। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो GSLV F-12 से। और आपको याद होगा इसरो ने अभी भारत का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया था SSLV-D2 नाम से। ये 3 सैटेलाइट अपने साथ लेकर के गया था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, जानूस 01 और आजादी सेट 2। उसके बाद आपको याद होगा भूटान का एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था INS-2B। इसको हमने PSLV-C54 से लॉन्च किया था। और PSLV-C55 से हमने सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च किया था टेलियोस 2। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था, ध्यान रखना ये। और इसके बाद हमने सिंगापुर का ही एक और सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम है DSSAR। इसको हमने PSLV-C56 रॉकेट से लॉन्च किया था। और PSLV-C57 से आपको याद होगा भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था, अभी मेरे ख्याल से 1 जनवरी 2024 को ही PSLV-C58 से हमने एक्सपोसेट को लॉन्च किया था।
और जब भी स्पेस की हम बात करते हैं, इसरो की बात करते हैं, मैं आपको चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बारे में हमेशा बताता हूं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले एग्जाम में, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चंद्रयान 3 की बात करें, इसको हमने लॉन्च कब किया था? 14 जुलाई 2023। कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को। और इस तरह से चांद पर उतरने वाले हम दुनिया के चौथे देश बने थे। वैसे अभी 5वां बन चुका है, कौन सा? जापान। लेकिन हम साउथ पोल पे उतरे थे, तो आप कह सकते हो कि साउथ पोल पे उतरने वाला भारत तो दुनिया का एक ही देश है। और 23 अगस्त को उतरे थे, तो हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को, ये भी याद रखना। हमने कहां से इसको लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से या किस लॉन्च व्हीकल से? तो LV-M3-M4, जिसे बाहुबली या फेट बॉय भी कहते हैं। ये अपने साथ एक लैंडर लेकर के गया था, जिसे विक्रम कहते हैं, एक रोवर लेकर के गया था, जिसे प्रज्ञान कहते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में, P वीर मुथवेल है। और जहां पे हमने लैंड किया था या जहां पे हम उतरे थे चांद पे, उसको भी हमने एक नाम दिया, शिव शक्ति। उसके अलावा भारत का जो पहला सूर्य मिशन है, उसकी बात करते हैं, आदित्य L1। L1 मतलब लैंग्रेज पॉइंट 1। ये भारत और सूर्य के बीच में एक पॉइंट है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो ना तो सूर्य की तरफ गिरता है, ना पृथ्वी की तरफ गिरता है। मतलब दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे 0 हो जाता है। कब लॉन्च किया था हमने? 2 सितंबर 2023 को। अभी ये 6 जनवरी 2024 को वहां पे पहुंच गया। और इस तरह से आप कह सकते हो L1 पॉइंट पे पहुंचने वाला भारत तीसरा देश बना था, अमेरिका, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद। हमने इसको लॉन्च किया था PSLV C57 से, बता दिया मैंने। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 7 पेलोड लेकर के गया था। इसके प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम रहे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी थे। तो ये सारी जानकारी आप ध्यान रखना, बार बार मैं आपको बताता रहता हूं। तो अगर रेगुलर आप हमारे वीडियोस देखते होंगे तो आपको बढ़िया रिवीजन हो रहा होगा। और अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है आपको बहुत ऐसा लगे कि अरे इतनी सारी जानकारी कैसे याद रख पाएंगे। तो आपको बता दूं, देखो, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी जानकारी तो हमने भी एक साथ याद नहीं रखी थी और शायद हम भी ना याद रख पाए। हमने भी धीरे धीरे याद करना चालू किया था, फिर धीरे धीरे पॉइंट जुड़ते गए और इतनी सारी चीजें हमें याद हो गई। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं क्रिक एग्जाम चैनल पे, तो धीरे धीरे बार बार आप रिपीटेशन में चलते रहेंगे। नई आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट जुड़ते जाएंगे। बार बार मैं आपको रिपीट कराता रहूंगा। तो एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट आपको याद हो चुका होगा, सिर्फ ये वीडियो देखने मात्र से। इसके अलावा भी मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिविजन करवाता हूं आपके मात्र दिन भर के 10 से 12 मिनट लेता हूं, जिसमें साल भर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मैं रिपीट करवाता हूं, पॉइंट टू पॉइंट याद करवाता हूं। मतलब रिवीजन हम करते हैं, आप कह सकते हो। तो वो रिवीजन वाली क्लास आप जरूर अटेंड करें। दिन भर में 24 घंटे में से आप 10 से 15 मिनट आपके करंट अफेयर्स के लिए जरूर निकालें, उनको याद करने के लिए। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर लेते हो, दिन के 10-15 मिनट आप अपने पन्ने पलट लेते हो नोट्स के, तो फिर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन डेली करना है। एक दिन 2 दिन कर लिया, आज नहीं कर रहा, आज दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। डेली मतलब डेली, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता 10 से 12 मिनट, 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको करना ही करना है। वरना चीजों के करंट अफेयर्स में बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है मेरे दोस्त। इसलिए मैंने आप लोगों की रिवीजन वाली क्लास चला रखी है कि खुद से तो आप शायद टाइम नहीं निकाल पाओ, लेकिन अगर वीडियो देखने की आदत आपकी डल जाएगी तो आप निकाल ही लोगे कि वीडियो आ गया, उसको तो देखना ही देखना है। तो एक आदत डल जाती है, कहने की बात यह है। ऐसी बात नहीं है आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। बस एक आदत डल जाएगी कि हाँ वीडियो आ गया, बिना मेहनत के वीडियो चलाओ, सुन लो, खत्म, बंद करो और अपना काम करो। और मेहनत अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ, एक लाइक ही मांगता हूँ आपसे। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। अभी फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 जनवरी को। इस बार 28 जनवरी को मना रहे हैं हम ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे। मतलब हर साल अलग अलग दिन मनाया जाता है। ये दिन हर साल जनवरी महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो इस बार हम 28 जनवरी को मना रहे हैं। थीम क्या है इस बार की? बीट लेप्रोसी। और कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, हैंसन डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जो ये कुष्ठ रोग है ये एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जनित रोग है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और इसी की खोज की थी नॉर्वे के चिकित्सक हैंसन ने, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। अच्छा, वैसे भारत में हम कुष्ठ विरोधी दिवस मनाते हैं, वो 30 जनवरी को मनाते हैं, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। और वैसे भारत का लक्ष्य क्या है? 2027 तक भारत को कुष्ठ रोग मुक्त करना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। वैसे तो हर बार मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराता हूँ, चलो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ पूरे जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 जनवरी को हमने ग्लोबल फैमिली डे मनाया, DRDO का स्थापना दिवस भी था।
4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, फिर 11 जनवरी को राष्ट्र मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्र युद्ध दिवस, 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को एक तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और एक राष्ट्र बालिका दिवस। फिर 25 जनवरी को भी 2 दिवस थे, राष्ट्र मतदाता दिवस और एक राष्ट्र पर्यटन दिवस भी होता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 27 जनवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया और 28 जनवरी को अभी डेटा गोपनीयता दिवस मनाया था, डेटा प्राइवेसी डे। तो ये जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कहां पे? कच्छ, गुजरात में। अभी 27 जनवरी 2024 को ये हुआ और इसकी अध्यक्षता की हमारे जो मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने। अच्छा, एक योजना आपको याद होगी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कब शुरू हुई थी बता सकते हो? 10 सितंबर 2020 को। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो हाल ही में अभी आयोजित हुए। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन हुआ था, ये भारत में पहली बार हुआ था नई दिल्ली में। पहली बार ही हल्दी सम्मेलन हुआ, अभी मुंबई में हुआ था। और हल्दी से याद रखना, अभी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की भी स्थापना कर दी है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ था अभी मुंबई में, 3रा संस्करण था। और अभी वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ था जर्मनी के बर्लिन में। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक हुई थी मोरक्को के मराकेश में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र हुआ था भारत में भी कहा? मुंबई में। और ये दूसरी बार है जब इसका आयोजन मुंबई में हुआ। इससे पहले 1983 में हुआ था, वो नई दिल्ली में हुआ था। अभी 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ था प्राग, जो कि चेक रिपब्लिक की कैपिटल है। भारत किस स्थान पर और कहां पे पहली बार पेटा ट्रेवल मार्च 2023 का आयोजन किया गया? पेटा मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, नई दिल्ली में हुआ था। अभी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन हुआ था सिक्किम में, जिसका उद्घाटन हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उन्होंने किया था। तो ये 10 इंपॉर्टेंट सम्मेलन मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में चर्चा में रहे दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा शूटिंग से। और अब इनका नाम न्यूज में क्यों रहा? तो अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप हो रहा है। कहां पे? इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। 24 जनवरी को शुरू हुआ था, 1 फरवरी 2024 तक ये चलेगा। तो वहां पे उन्होंने अभी मेंस एयर राइफल इवेंट में गोल्ड जीता है। और इस कैटेगरी में गोल्ड तो जीता ही सही, उन्होंने साथ में एक रिकॉर्ड भी बना दिया। तो इसीलिए इनका नाम चर्चा में है। नाम याद रखना, दिव्यांश सिंह पंवार। पूछे इनका संबंध किससे है? तो शूटिंग से है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा तन्मय अग्रवाल। तो अभी तन्मय अग्रवाल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मात्र 147 गेंदों में 300 रन बना करके इतिहास रच दिया। तन्मय अग्रवाल ये हैदराबाद के हैं। और कहां पे ये रिकॉर्ड बनाया और किसके खिलाफ? तो अभी रणजी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और इसी में आप कह सकते हो उन्होंने 119 गेंदों में अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर ली थी। तो इस तरह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी का भी रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। और इस तरह से उन्होंने 39 साल पुराने यानी कि 39 ईयर पुराने रवि शास्त्री के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 123 गेंदों में डबल सेंचुरी लगाई थी। तो तन्मय अग्रवाल का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा समलेश्वरी मंदिर, ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा उड़ीसा। अब ये चर्चा में क्यों है भाई? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, अभी उन्होंने समलेश्वरी मंदिर को आध्यात्मिक केंद्र में बदलने के लिए समलई योजना शुरू की है। तो जैसे जगन्नाथपुरी के आसपास कॉरिडोर और परिसर वगैरह बनाए गए हैं और जिसपे काम भी चल रहा है अभी, तो उसी तरह से समलेश्वरी टेम्पल के आसपास भी डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि इसे भी एक स्पिरिचुअल हब बनाया जाए। और इसी के लिए ये समलई प्लान अभी शुरू किया गया है। समलई की फुल फॉर्म भी है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। ये माँ समलेश्वरी का मंदिर है, उनको समर्पित है। ये उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। अच्छा, इसी तरह से कुछ अभी मंदिर न्यूज में है आपके, वो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो एक आपने पढ़ा था दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, ये कहाँ पे बन रहा है? बिहार में, 2025 तक बनेगा। और अभी राम मंदिर बन चुका है आपके अयोध्या में। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है और उसमें जो रामलला की मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है? ये 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
और अगर मूर्ति की हाइट भी आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। और वैसे अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो राम मंदिर के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आपको वीडियो देख के मजा आ जाएगा। उसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न भी मैंने जोड़ दिए हैं, जो भी राम मंदिर से या अयोध्या से संबंधित करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं। जैसे राम जी के ऊपर कोई बुक आई थी, अयोध्या के भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था, वहां पे कुछ नाम बदले गए थे, वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। तो वीडियो सेक्शन में जाकर के आप वीडियो देख लेना, या इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे 4 वीडियो आएंगे तो उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो, या सिंपल सा सर्च मारना क्रैक एग्जाम राम मंदिर, वीडियो ऊपर ही आ जाएगा। बाकी देखो, उत्तर प्रदेश अभी मंदिर संग्रहालय बनाएगा, कहाँ पे? अयोध्या में। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी थी, तो ये मंदिर न्यूज में था। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा पश्चिम बंगाल में, ये वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ था वाराणसी में। तुंगनाथ मंदिर ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। रामप्पा मंदिर ये वही है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, तेलंगाना में है। कामाख्या देवी मंदिर असम में है। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, उड़ीसा में है। और अभी फरवरी में मोदी जी यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और मोदी जी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर सौरवेद मंदिर का उद्घाटन किया था? वाराणसी में। और भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहां पे बना? अमेरिका में। ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है। और वैसे अभी किस देश में सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जा रहा है? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में ये बनाया जाएगा। तो ये मंदिर थे, कुछ न्यूज में थे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जनवरी को। हर साल 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे के रूप में मनाया जाता है। अब आप पूछोगे 29 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 जनवरी 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जो कि एक आयरिश मैन थे, उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला प्रिंटेड पेपर लॉन्च किया था। कोलकाता में किया था उन्होंने ये लॉन्च। और वो एक वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था, साप्ताहिक समाचार पत्र था अंग्रेजी का, और उसका नाम था हिक्कीज बंगाल गजट, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए आप ये भी कह सकते हो कि फादर ऑफ इंडिया प्रेस किन्हें कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को ही कहा जाता है। ये भारतीय तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने भारत में पहला प्रिंटेड पेपर लॉन्च किया था, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडिया प्रेस, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। उसके अलावा ये तो आपको पता ही होगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किन्हें जाता है? पुर्तगालियों को। और समाचार पत्र लाने का श्रेय जाता है यूरोपियों को। और अगर पूछे किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा था? उसका नाम था दिग्दर्शक। ये 1818 ईस्वी में आया था। और अगर पूछे कि निर्विवाद रूप से यानी कि बिना किसी विवाद के भारत का सबसे पहला प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? तो संवाद कौमुदी था। इसके संपादक थे राजा राम मोहन रॉय। 1821 में आया था। और अगर पूछे कि अभी सबसे पुराना न्यूज़पेपर जो आज भी प्रकाशित होता है वो कौन सा है? तो बॉम्बे समाचार है, जो पहली बार 1822 में आया था उसके। और अभी बॉम्बे समाचार से संबंधित एक प्रश्न में आपको और बताऊं तो इसके जो प्रबंध निदेशक हैं हॉर्मुची एन कामा, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा। अभी उन्हें पद्म भूषण के लिए चुना गया है 2024 में ही। तो देखो, यही होता है पढ़ने का तरीका। पुरानी हम बातें कर रहे थे और उसे से हमने कनेक्ट कर लिया अभी करंट की न्यूज को। अच्छा, वैसे समाचार से या न्यूज से 2 डे हम और याद रख सकते हैं। एक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वो 3 मई को होता है। और एक नेशनल प्रेस डे होता है, वो 16 नवंबर को होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। आप में से कोई अगर नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैसा लगा आपको वीडियो? और प्लीज वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन एंड हो चुका है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का हमारा टारगेट रहेगा 6000 लाइक का। तो आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत मेहनत से बनाता हूं मैं आपका वीडियो, पूरे दिल से बनाता हूं। तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक या अगर किसी स्टडी ग्रुप में है तो वहां पे एक बार शेयर कर दें आप। बाकी इनकी क्विज आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहां पे आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में है वो, PDF भी वहीं पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण जो हुआ था ओमान की कैपिटल मस्कट में, वो किसने जीता? नीदरलैंड ने। और अभी देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया था पंजाब सरकार ने। ग्लोबल बैंक के पहले भारतीय CEO का निधन हो गया, नाम था राणा तलवार। और किसने 69वें फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? 12th फेल को।
और दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पे देखा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में, असम में। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नवी बार शपथ ले ली नीतीश कुमार ने। एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है एप्पल के बाद, कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट। और डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी। और भारत में पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर का निधन हो गया, नाम था डॉक्टर नित्या आनंद। और आखिरी प्रश्न था, अभी हाल ही में एयरबस ने H-125 नागरिक हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो टाटा ग्रुप। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, अभी देश में अपनी तरह का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन लॉन्च किया गया, नाम बताओ। तो उसका नाम था निराक्षी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।